नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज सेकंड ईयर की क्लास में आपको एथेनोग्राफी नृजाति वर्णन के बारे में स्टडी कराऊंगी, नृजाति वर्णन के बारे में समझाऊंगी। ये फर्स्ट पेपर है, इसमें हम रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, समाज में अनुसंधान कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन किन माध्यमों से हम तथ्य एकत्रित करते हैं और किस प्रकार हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एथेनोग्राफी। एथेनोग्राफी यह है दो वर्ड से मिलकर बना है, एथेनोस प्लस ग्राफियन। एथेनोस से तात्पर्य है पीपल और ग्राफियन का अर्थ है टू राइट। तो नृजाति वर्णन का तात्पर्य हुआ लोगों के बारे में लिखना। नृजाति वर्णन क्या है? लोगों के बारे में लिखना ही एथेनोग्राफी है। इसको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि एथेनोग्राफी लोगों के संबंध में लिखना है। वेबस्टर विश्वकोश के अनुसार एक मानव शास्त्र की शाखा जो एकल संस्कृतियों के वैज्ञानिक वर्णन का विवेचन करती है, नृजाति वर्णन कहलाती है। अर्थात जिसके द्वारा संस्कृतियों का वर्णन होता है वह नृजाति वर्णन है। थियोडोरसन के अनुसार सांस्कृतिक मानवशास्त्र का एक प्रभाग या शाखा जो एकल संस्कृतियों के वर्णनात्मक अध्ययन के लिए समर्पित है वह नृजाति वर्णन है। तो नृजाति वर्णन में समाज के संस्कृति का अध्ययन किया जाता है और नृजाति वर्णन सांस्कृतिक मानवशास्त्र की वह शाखा है जो एकल संस्कृतियों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करती है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा सामग्री एकत्रित करती है। तो इसमें संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। नृजाति सामग्री का संकलन किस प्रकार किया जाता है? इसमें जीवित लोगों की संस्कृतियों का अध्ययन करके सांस्कृतिक मानवशास्त्रियों को अधिकतर सामग्री प्रदान की जाती है। अर्थात नृजाति वर्णन में जीवित व्यक्तियों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है और इसके द्वारा इसी प्रकार से अध्ययन की सामग्री प्रदान की जाती है। समाजशास्त्र की शाखा सामाजिक मानवशास्त्र भी नृजाति वर्णन अनुसंधान विधि के द्वारा आदिम एवं ग्रामीण समाजों का अध्ययन करता है और नृजाति वर्णन अनुसंधान विधि कई सारे माध्यमों में लाभदायक पद्धति के रूप में अपनाई जाती है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इसके विभिन्न स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स ऑफ एथेनोग्राफी, नृजाति वर्णन के चरण। कैसे किया जाता है नृजाति वर्णन के द्वारा अध्ययन? सबसे पहले इसमें क्षेत्रीय योजना की तैयारी की जाती है। क्षेत्रीय योजना से तात्पर्य है कि इसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता को स्थान का चयन करना चाहिए के बारे में विशिष्ट तैयारी करनी पड़ती है। एक विशिष्ट तैयारी के साथ में अपने क्षेत्र में अनुसंधान करता जाता है क्योंकि उसे अपने अध्ययन की पूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अपने अध्ययन को अच्छे से कर पाएगा। समस्या का भी प्रारंभिक परिचय और अध्ययन की योजना भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता को अपनी अध्ययन से संबंधित, अपनी समस्या से संबंधित अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययन का भी ज्ञान होना चाहिए। अध्ययनकर्ता को अनुसंधान के लिए जहाँ जहाँ से भी अनुमति मिल सकती है उसके बारे में भी पूर्व में पता होना चाहिए। कुछ स्थानों पर उसे विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा अनुसंधान के लिए स्थानीय संस्था में पंजीकरण कराना चाहिए। उसे अनुसंधान के संबंध में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वह क्षेत्र में सहायक कर्मचारी को भी ले जा सकता है।
उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी मूल्यांकन करना चाहिए और उसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। वह स्थानीय क्षेत्र के भोजन को भी समझना चाहिए और उसके अनुकूल भी स्वयं को बनाना चाहिए। अर्थात नृजाति वर्णन में क्षेत्रीय योजना की तैयारी के लिए अनुसंधानकर्ता को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। अपनी समस्या के बारे में, अपने अध्ययन क्षेत्र के बारे में और अध्ययन क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों के बारे में वह पूर्व परिचित होना चाहिए, तभी वह अपने अनुसंधान को सही दिशा दे पाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप है वित्त की व्यवस्था। क्षेत्रीय योजना तैयार होने के बाद क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता को अपने प्रस्तावित अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अपने रिसर्च को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएगा और इजीली अनुसंधान कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेप है विदेशों में व्यवस्थाओं की समस्या। यदि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए विदेश जाता है तो वहाँ उसे भिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक समूहों से व्यवहार करना पड़ता है। जिस अध्ययन क्षेत्र में वर्ण और जाति की भिन्नताएं होती है, स्थानीय अधिकारी अलग होते हैं और भी कई तरह के उसको सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, तो उसके साथ में अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ना आना चाहिए, अपने आप को उन परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सांस्कृतिक गैप। जब अनुसंधानकर्ता दूसरी नवीन संस्कृति में पहुंचता है तो उस पर थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। उसका खान पान, उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा सब भिन्न होती हैं। अतः अनुसंधानकर्ता को इस नवीन परिस्थिति से भी संतुलन बनाना पड़ता है। इस संतुलन की आवश्यकता भी अनुसंधानकर्ता को पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है व्यक्तिगत व्यवस्थापन। क्षेत्रीय कार्यकर्ता को जिन लोगों का अध्ययन करना है उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। उनके व्यवहार, दृष्टिकोण एवं मूल्यों से व्यवस्थापन करना चाहिए। उसका कार्य लोगों को समझकर उनकी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना है। अर्थात व्यक्ति जो अनुसंधान के लिए क्षेत्र में जा रहा है उसे लोगों के साथ में भी, लोगों के व्यवहार के साथ में भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तभी वह पूरी तरह से अपने अनुसंधान को कर सकता है और सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात अध्ययन या तथ्य संकलन की प्रक्रिया। ये सारी तैयारी हो जाने के बाद अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन करता है और तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर क्षेत्रीय अध्ययन की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा और विश्वसनीय तथ्य एकत्रित कर सकता है। तो उसे अध्ययन समूहों की संस्कृति और व्यवहार के लक्षणों के अनुसार एक निर्णय लेना चाहिए और सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, प्रधान सूचनादाता की सहायता, वंशावली प्रणाली और जनगणना, इनमें से किसी एक तथ्य की, किसी एक प्रक्रिया की सहायता लेनी चाहिए। सहभागी अवलोकन, इसके बारे में हम आगे और भी गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाकर अधिक से अधिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है और वह उसमें भाग लेता है। और जब वह इन क्रियाकलापों में भाग लेता है उसी समय जानकारी भी एकत्रित करता है और अपने अध्ययन के प्रश्नों का भी हल ढूंढता हुआ चलता है। साक्षात्कार के अंतर्गत इसमें संभावित प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से तैयार किया जाता है और उपयुक्त अवसर मिलने पर प्रश्नों को पूछता हुआ चलता है। तो इस प्रकार सूचनादाता वार्तालाप के द्वारा अपने अध्ययन को, अपने अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है।
प्रधान सूचना दाता की सहायता। प्रधान सूचना दाता वह व्यक्ति है जो अपनी संस्कृति के संदर्भ में अच्छी जानकारी रखता है और अपने संबंध में बातचीत करने के लिए भी रुचिशील होता है कि वह अपनी इच्छा से अपनी जानकारी को अनुसंधानकर्ता के साथ में शेयर कर लेता है, शेयर करना चाहता है। तो ये प्रधान सूचनादाता संस्कृति की क्रमबद्ध रूपरेखा प्रदान करते हैं और गहन अनुसंधान को सफल बनाते हैं। शोधकर्ता को प्रधान सूचनादाता का चयन और संपर्क बहुत सावधानी से करना चाहिए। उसे अच्छे कुशल, विशिष्ट ज्ञान, कानून और राजनीति आदि के ज्ञाताओं से संपर्क करना चाहिए ताकि उसको अपने रिसर्च में विश्वसनीय तथ्य प्राप्त हो सके। वंशावली प्रणाली और जनगणना। नृजाति वर्णन में वंशावली विधि और जनगणना को संयुक्त करके अध्ययन के लिए काम में लेते हैं और अध्ययनकर्ता से आशा की जाती है कि वे शोध के संबंध में पूर्व में सूचनाएं एकत्रित कर लें और अनौपचारिक जनगणना करके अध्ययन क्षेत्र की सूची तैयार कर लें ताकि उसको अध्ययन में प्रॉब्लम ना हो, अध्ययन में वह अध्ययन को क्रमिक ढंग से आगे बढ़ा सके। जब तथ्य संकलन करना हो तो और भी पद्धतियों का प्रयोग वो कर सकता है। अनुसूची, प्रश्नावली और अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा भी यदि तथ्यों का एकत्रीकरण करता है या अवलोकन या साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों का अवलोकन करता है तो फिर तथ्यों को लिखा जाता है। तथ्य वे होते हैं जो सूचनाएं अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर एकत्रित करता है। तो जब शोधकर्ता कुछ चुनिंदा बातों को लिखता है, ये चुनाव तथ्यों, उनकी मान्यताओं और उनकी अनुमान पर आधारित होता है और क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनाओं को लिखता है तो लेखक, विश्लेषणकर्ता और अनुसंधानकर्ता तीनों की भूमिकाएं साथ साथ निभाता है। एक और बहुत ध्यान रखने की बात है एथनोग्राफी में कि इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी आप क्षेत्र में जाएं तो स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। इससे अनुसंधानकर्ता और वहाँ के लोकल जो पर्सन्स हैं जिनसे हमें रिसर्च के तथ्य करने हैं उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है और वे अपनी जानकारी सरलता से साझा करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है अध्ययन की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता। इसके अंदर हम प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की जांच करने का प्रयास करते हैं, क्या कि हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं क्या वे सही हैं। विशिष्ट सूचना दाता द्वारा दी गई जानकारी की जांच कुछ अंतराल के बाद पुनः सामग्री एकत्र करके की जानी चाहिए। की जाए तो हमें पता चल जाता है कि हाँ पूर्व में भी यही सूचना इसने दी थी तो अभी भी यही सूचना दे रहा है, तो हम थोड़ा सा उसके लिए ऑथेंटिक हो सकते हैं, वो हमारे लिए विश्वसनीय हो सकती है। एक ही प्रश्न को भिन्न भिन्न लोगों से पूछना और इससे जो हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं यदि वे सभी सिमिलर हैं तो भी विश्वसनीयता को मापा जा सकता है। सूचनादाता के द्वारा दी गई जानकारी संस्कृति के अन्य पक्षों से मेल खानी चाहिए और यदि वो अन्य पक्षों से मेल खाती है तब भी हमारी अध्ययन की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता तय हो जाती है। तो नृजाति वर्णन में हमें कुछ स्टेप्स के साथ में फॉलो करते हुए अपने अध्ययन क्षेत्र की संस्कृतियों का अध्ययन करना चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षित एवं निपुण अवलोकनकर्ता उत्तरों की प्रामाणिकता भी जांच लेता है और सत्यता की जानकारी भी ले लेता है। इसके पश्चात सामग्री का विश्लेषण करना चाहिए। जो तथ्य हमने एकत्रित किए हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। नृजाति वर्णन अनुसंधान एक आवश्यक सहकारी कार्य है। शोधकर्ता की ज्ञान की वृद्धि और शुद्धि में यह योगदान करता है और इसके द्वारा संस्कृति परंपराओं का जो
संस्कृति जो हमारी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा नृजाति वर्णन शोध विधि में अनुसंधानकर्ता सांस्कृतिक घटनाओं में परस्पर सह संबंधों को चिन्हित करता है, जिनके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण करके भविष्य में क्षेत्रीय कार्य करके इन संबंधों की जांच की जा सकती है। तो आपने समझा, एथनोग्राफी संस्कृतियों का अध्ययन है, विभिन्न संस्कृतियों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है और इसमें अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर अपने तथ्य एकत्रित करता है और इसके लिए उसे पूर्व में तैयारी करनी पड़ती है, वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है, सांस्कृतिक गैप और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करनी पड़ती है। यदि वह अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है तो तथ्य संकलन में आसानी रहती है और संकलित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। जब तथ्य संकलित हो जाते हैं तो सामग्री का विश्लेषण भी किया जा सकता है। और जब अनुसंधानकर्ता सांस्कृतिक घटनाओं में परस्पर सह संबंध देखता है तो फिर उसके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण करके अपने रिसर्च दिशा प्रदान करता है, अपने अनुसंधान को कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार आज हमने एथनोग्राफी को समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू अगेन।